नमस्कार। नमस्कार। थ्री नाइस मैन आपसे मिलने फिर से यूट्यूब पर आपके साथ हाजिर है। यूट्यूब पर थ्री नाइस मैन नई रेमेडी लेके आ गए हैं और काफ़ी लोगों ने डिमांड करी थी कि सर ये रेमेडी। तो इस रेमेडी के बारे में जानने के लिए ऐसी खूबसूरत सुबह में थ्री नाइस मैन भर पेट नाश्ता करके तो ये एक ऐसी रेमेडी है, जैसे हर बार एक बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, हर बार हम लोग एक एनर्जी की बात करते हैं। तो जब पेशेंट आपके केबिन में एंटर करता है या आप ऐसे लोगों को जब पब्लिक में देखते हो तो किन चीज़ों का आभास होता है, कैसा फील होता है, ये हर एक रेमेडी की जो जान होती है, फील होता है। वो ऐसा होता है कि ये एक ऐसी दवा है जो आपके क्लिनिक में जब आता है तो आपको ऐसा फील होगा कि ये बंदा कितना सिंसियर है, कितना संजीदगी से भरा हुआ है, संजीदगी, सीरियस और कॉन्सेंशियस ऐसा बंदा होता है। तो ऐसे बंदे को देख करके लगेगा कि यार अगर कॉलेज डेज की बात करें तो थोड़ा सा जोकिंग वे में कह सकते हैं कि ऐसे बंदे के साथ में, ऐसे पर्सन के साथ में आप अपने किसी भी सगे को साथ में भेज सकते हो, उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो क्योंकि वो ऐसा बंदा है जो कि आपको एक अच्छी वाइब देगा। ठीक है ना। तो दवाइयों की भी एक वाइब होती है, हर एक आदमी का एक ऑरा होता है, हर एक आदमी की एक वाइब होती है। तो इसका ऑरा ऐसा है। जैसे ना ये बात अगर आलोक ने छेड़ दी है तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे हम अभी ना आलोक के घर आ रहे थे अभी रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो जैसे ही ना सोसाइटी के अंदर एंटर किए तो वहाँ के कुत्ते भौंकने लगे हम लोग, क्योंकि हमारे हाथ में बैग थे। तो कुत्ते भौंकने लगे तो हमारे राजोनकर साहब चिल्लाने लगे, समझता नहीं आलोक सर के वहाँ पे जा रहे, समझते नहीं। ऐसे मतलब कुत्ते को इतना डांटने लगे कि सुबह के 7:30-8 बज रहे थे, एम्बैरेस हो गया होगा। तो सब सोसाइटी वालों को आवाज आ रहा है बराबर, लेकिन ये हमारे इलाके से साहब बिंदास एकदम कुत्ते को इतना डांट रहे हो, कुत्ता भी एम्बैरेस हो गया थोड़ा सा कि समझ में नहीं आ रहा है, हर हफ्ते आते हैं फिर भी तुम भूख रहे हो। लेकिन ये जो ऑरम का जो आलोक ने बताया ना, वो क्या होता है ना, एक ऑरम का पेशेंट आया, ये पकड़ो इसको। तो वो जब आया ना अंदर, तो ये चेयर है ना, उस वक्त मेरे पास क्लिनिक में ना चेयर होती थी, सोफा नहीं था, चेयर थी। तो वो आया ना तो काफी पेशेंट होते ना ऐसे ऐसे आवाज करके बैठते ना। तो वो पेशेंट है ना, चेयर ऐसे धीरे से उठाया, वहाँ पे रखा, मेरे सामने बैठा आराम से, और फिर नमस्ते किया। और फिर मतलब ये रेवरेंस नहीं होता है, ये ना बोलते ना उसकी, जैसे आलोक ने बोला सिंसियरिटी, और सही है कि अपनी कुर्सी मूव करने से सामने किसी को डिस्टर्ब ना हो, इतनी केयर ले रहा है, इतनी जिम्मेदारी से चीज़ें कर रहा है। और फिर उसने खुद को ना इंट्रोड्यूस भी किया कि मेरा सर ये नाम ऐसा ऐसा है सर, मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं बताऊँ आपको मुझे क्या क्या दिक्कत है, ऐसे परमिशन ले रहा है। तो ये वाइब की ये सारी चीज़ें होती है। और ऐसे व्यक्ति के साथ में, ऐसे पेशेंट के साथ में आप बिल्कुल मजाक जैसी चीज़ नहीं कर पाओगे, और मजाक भी करोगे तो वो उसको टाल जाएगा। हाँ, वो आपको ऑफेंड नहीं करेगा। इसीलिए मेरे जैसों की दिक्कत होती है, ऐसे लोगों के साथ में मतलब मेरी बनती नहीं है। मैं मतलब हो भी जाता है, ऐसे सामने पेशेंट आ रहा है, मैं बोलो कॉलेज का बच्चा है यार, मैं कॉलेज के दिनों में पहुंच जाता हूँ, लेकिन वो बुढ़ापे में पहुंचा हुआ है। और गौर करने की, मेरे हंस जा रहा है। गौर करने की बात यह है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनकी एनर्जी, अगर आप जिस तरीके का हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल और मेंटल मेकअप टुगेदर, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो ऐसे लोगों का बच्चों में भी वैसा ही फील होता है, बिल्कुल। और जो टीनेजर्स हैं वैसा ही फील होता है, और जब वो एडल्ट या बूढ़े हो जाते हैं तब भी वैसा ही होता है। सिंसियर होकर के बैठना, बिल्कुल सीधे बैठना, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप। तो क्या जैसे अभी बोला कि सर मैं आपको अपनी समस्या बता सकता हूँ, शुरुआत करें। सस्पेंस खोलोगे, रेमेडी का नाम बताओगे? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। रेमेडी का नाम है ऑरम मेट। अरे पहले बोल दिया, मैं कुछ बोलने आ रहा था। अच्छा। फिर भी गुणवत्ता की पहचान, ऑरम मेट अपनी मटेरिया मेडिका का सोना है। सोना। और ये लोग भी ना सोने जैसे होते हैं, सोने जैसे होते हैं। आप जब हम केसेस डिस्कस करेंगे ना आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन उससे पहले साहब इसमें हमारे स्टालवर्ड्स क्या कहते हैं ऑरम मेट के बारे में? ज़्यादातर एलन स्किनोट में इस बारे में क्या लिखा है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं, 3rd ईयर 4th ईयर बच्चे हैं जो ये, तो आपने पेपर में इसके बारे में क्या लिखना ज़रूरी है
एलन स्किनोट इसके बारे में मैक्सिममली क्या कहता है कि अभी जो हमने कहा है ना कि भैया पाइनिंग बॉयज हु लैक द बॉयज गो, जो बॉयज गो होता है ना, थोड़ा सा रांटी, थोड़ा सा एड़ा, थोड़ा सा टेढ़ा, वो नहीं है। मैं बोलता हूँ ना कि भैया ये कहाँ है तेरे में, वो मस्ती कहाँ है। अभी जैसे ये मस्ती की बात कर रहा है, अब आपके बच्चे भी होंगे या सोसाइटी में देखा होगा आपने, तो किस तरीके से बिहेव करते हैं उनके कमरे में जब आप घुसोगे तो ट्राउजर उधर लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कों, गर्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ट्राउजर उधर पड़ा है, बुक उधर पड़ी, पेन उधर पड़ा है, लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं कि आपको लगेगा कि कोई मैच्योर्ड बंदा यहाँ रहता है। मैच्योर्ड से ज्यादा ना मैच्योर्ड फीलिंग आएगी, लेकिन बच्चे कभी भी जिम्मेदार नहीं होते और ये बच्चे जिम्मेदार होते हैं। ये जिम्मेदार तो एक शब्द है जैसे प्रीकॉसिटी बोलते हैं, तो एज के पहले की जो 13-14 साल का बच्चा किस तरीके का होना चाहिए, है ना, खेलने वाला अरे कोई चीज़ कहाँ पड़ी उससे क्या लेना बेफिक्र। लेकिन ये बच्चा अगर टीनेजर है तो वो इतना रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को इन लोग के साथ में छोड़ सकते हो, क्योंकि वो इतने ऑनेस्ट और इतने कॉन्सेंशियस होते हैं, उनकी अंतरात्मा इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। अभी ये गलत काम नहीं कर सकते, आगे जूम इन करेंगे थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा एलन स्किनोट। और एक जो ये मैंने बताया कि पाइनिंग बॉयज का मतलब लैकिंग द बॉयज गो, वो मस्ती, वो तफरी, वो बेवकूफ़ी, वो सब नहीं होता। एक संजीदगी होती है, एक सीरियसनेस होती है, वो समझ में आया, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्स्टेंटली ड्वेलिंग ऑन सुसाइड, कॉन्स्टेंटली ड्वेलिंग ऑन सुसाइड। नाजा भी ड्वेल करता है, लेकिन नाजा इज अफ्रेड टू। औरम मेट को अगर औरम ना मिले तो बिना किसी को बताए बीच में ही कर लेगा, मतलब सुसाइड की तरफ जाने की टेंडेंसी होती है आखिर में। वो तो हम आएंगे उसके ऊपर। और सोचो कि ये टेंडेंसी, ये मेडिसिन रोक देता है, उसको फिर से रूटीन में ला के रख देता है उस पर्सन को। तो इमेजिन करो कि कितने सारे सुसाइड के केसेस जो कि विथ सुसाइड उनको डिप्रेशन हो सकता है और भी साइकेट्रिक इलनेसेस हो सकती है, लेकिन इस रेमेडी से ये सारी बीमारियां ठीक होती है। ठीक होती है, इम्पोर्टेंट है, ठीक होती है। लेकिन ये सारा पेशेंट, जैसे नाइट्रमसल भी है, उसमें भी सुसाइडल डिस्पोजिशन है, और भी कई सारी रेमेडीज है जिसमें सुसाइडल डिस्पोजिशन है, लेकिन वो सुसाइडल डिस्पोजिशन तक क्यों जाता है बंदा, और पहले कैसे होता है, पहले कितना जिम्मेदार होता है, कितनी चीज़ों से, कैसी चीज़ों से हर्ट होता है, और फिर कैसे सुसाइडल डिस्पोजिशन तक जाता है, उसको लेके इमेज जब बनती है तो ऑरममेट काम करेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी सुसाइडल डिस्पोजिशन वाले बंदे को ऑरममेट दोगे तो काम करेगी, नहीं। उसमें ऑरममेट की क्वालिटीज जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो होनी चाहिए। प्रोफाउंड मेलंकोली डिजायर्स टू कमिट सुसाइड। प्रोफाउंड मेलंकोली मतलब एक उदासीनता, एक ग्रीफ जो है, मतलब उदासीनता ही बोलते हैं बराबर, उदासीनता। तो उदासीनता होती है उसके स्वभाव में, उसकी सोच में। ये इम्पोर्टेंट है, प्रोफाउंड मेलंकोली इम्पोर्टेंट है। और कौन सा पार्ट को वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो जो आपने कीनोट याद रखना है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट पे ही फील्स एज इफ द हार्ट एज अ स्टॉप्ड एंड सडनली इट गिव्स अ थंप, मतलब बीच में ही सीज हो जाता है और बीच में एक झटके से चालू होता है। ये कीनोट है ऑरममेट का। मतलब वो जो बॉडी है ऑरममेट की, वो भी ऐसे ऑर्गन को इफेक्ट करेगी जहाँ से सुसाइड हो जाए। अब ये हृदय की बात हो गई, तो ये चीज़ जानना जरूरी कि हर एक चीज़ इस कायनात में इंटीग्रेटेड है, साथ में काम करती है। अभी जैसे सुसाइड की बात करी, सोने की बात करी, हृदय की बात करी, और तीसरी चीज़ क्या बोली। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम ऐड करें, मेटाफर्स की बात करते हैं, मुहावरे ऐसे ही हवा से नहीं आते हैं, मुहावरों का एक फील होता है, मुहावरे एक्सपीरियंस से आते हैं। अभी जैसे हम बोलते हैं सोने के दिल वाला, कि वो जो मनुष्य है, वो जो मेरा दोस्त है, सोने के दिल वाला है। मराठी में तो बोलते हैं सोन्यासारखा माणूस, सोन्यासारखा माणूस। मतलब सोने जैसे ऐसा क्यों आया है? देखो ये ना, ये जनरेशन टू जनरेशन ये विजडम आया हुआ है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि पिछले कुछ सालों में लोगों ने बोलना चालू कर दिया है, ये तो लोगों ने ये वेरीफाई किया हुआ इन्फॉर्मेशन सिंस सेंचुरीज। हाँ, 2000 सालों से भी ज़्यादा ये चीज़ें वेरीफाई हो चुकी है, इसलिए बोलते हैं, राइट? करेक्ट। तो एक चीज़ देखो कि ना, आप सोचो कि पहले के ज़माने में सोने और चांदी के बर्तनों में लोग क्यों खाना खाते थे? सोचो, उसकी कुछ तो अहमियत होगी ना, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। मेरे अभी भी है, अभी भी है। लेकिन देखो अभी क्या हो गया है ना, अभी
जैसे हम लोग इवॉल्व करते जा रहे हैं ना, हमारे अंदर इंटेलेक्ट बढ़ते जा रहा है, इंटेलेक्ट बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसीज होती है, ह्यूमन नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उसका अभाव होते जा रहा है, उसका अभाव होते जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो आजकल है ना, हमें जब आराम-मेट मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे ना। अभी पिछले 1-2 महीने पहले ही एक बच्चा आया जो इतना जिम्मेदार, इतना प्रिकॉशियस, इतना मतलब उसको कुछ डांट दिया ना तो वो ना थोड़ा ना रोने जैसी शक्ल हो जाती है, और उसकी मम्मी बोली सर ये बहुत सेंसिटिव हो गया है, उसको बहुत हर्ट होती है चीज़ें। तो यार क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने पूछा तो एक भी गलत चीज़ नहीं, एक भी गलत मतलब उसके बारे में कुछ गलत बोल ही नहीं सकते। तो पहले मुझे ऐसा लगा शायद कार्सिनोसिन बच्चा है, क्योंकि कार्सिनोसिन भी ऐसे ही होता है ना। लेकिन कार्सिनोसिन ऐसा क्यों करता है? कार्सिनोसिन दूसरों को प्लीज करने के लिए करता है, मतलब अपनी इमेज। कार्सिनोसिन चाहता है कि लोग मेरे बारे में, मेरी गुड बुक में रहना चाहता है, गुड बुक में सब लोग वाह करे, तारीफ करे, क्या बात है। और फिर इसलिए एक के बाद एक ट्रॉफीज आती रहती है कार्सिनोसिन में। आराम-मेट में वो नहीं होता है, आराम-मेट में जेन्युइन कंसर्न होता है दूसरों के बारे में। इसलिए ये बंदे ना रिजर्व्ड होते हैं, टिमिड, थोड़े से शांत होते हैं, थोड़े सीरियस होते हैं, हंसते नहीं है, मजाक मस्ती करके भी उनको ऐसा लगता है मैं मजाक करूँ ना, जैसे मैंने ना कुर्सी के आवाज से डॉक्टर को डिस्टर्ब तो नहीं होगा, तो इनको ना ऐसा लगता है कि ना मैं मजाक करूँ तो दूसरों को हर्ट तो नहीं होगा। हाँ। तो ये ना उनको लगता है हर चीज में, उनको लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है, और अगर सामने वाला हर्ट होता है तो उनको ऐसे लगता है कि ये मेरी वजह से हर्ट हो गया। अरे मतलब अगर समझो उनके घर में आराम-मेट कोई बच्चा है या एडल्ट है, और वो सपोज घर में आता है, समझो बच्चा स्कूल से घर आता है, या वाइफ ऑफिस से घर आती है, या हस्बैंड ऑफिस से घर आता है, कुछ भी हो, या दादा दादी, कोई भी आराम-मेट जो है पर्सन, वो घर में आता है ना, घर में कोई भी दुखी देखेगा ना तो उसको लगता है अरे मैंने 4-5 दिन में उसको कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, अरे मैंने कुछ ऐसी चीज तो नहीं करी कि इसको हर्ट हो गई, और उसने कुछ किया भी नहीं होगा ना, वो याद करके कुरेद को निकालेगा, अरे हाँ मैंने, अरे तो वो पूछेगा उसको अरे सॉरी हाँ मैंने, मेरी वजह से कुछ हुआ होगा, मतलब हर चीज अपने ऊपर लेना। दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोचिंग सेल्फ। अभी कमिंग बैक टू द इंटीग्रेटेड, जैसे हार्ट में बोला ना, एक चीज रह गई, हाँ। फिर एलन स्किनोट की मतलब इंपॉर्टेंट चीजें खत्म हो गई कि सिफिलिटिक रेमेडी है। सिफिलिटिक रेमेडी डिस्ट्रक्शन, सिफिलिटिक एफेक्शंस ऑफ द बोन, टीथ, यहाँ पर सिफिलिटिक और डिस्ट्रक्शन आप इसके लाइफ में देखो, वो अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करते हुए दिखेगा। बॉडी अपने आप को कि भैया हार्ट में ये प्रॉब्लम है, किडनी उड़ गई और लीवर बर्बाद है, मतलब अरे यार ये बॉडी कहाँ जा रही है, ये डिस्ट्रक्शन आपको दिखाई पड़ता है अगर आप बर्ड आई व्यू लो तो। और ये जो डिस्ट्रक्शन है वो उसके विचारों की वजह से है, उसकी मानसिक टेंडेंसीज की वजह से है। ये जो डिस्ट्रक्शन है एक दिन में शुरू नहीं होता है। बिल्कुल। अभी इसको कनेक्ट करते हैं हृदय से। जो हमारी जीने की इच्छा है या जो सीट ऑफ इमोशन है वो हृदय को माना गया है। बिल्कुल। तो इस बंदे के साथ में ऐसा क्या हो जाता है, जैसा अभी कृष्णा ने बोला कि नेटरम सेल्फ में भी है सुसाइड की टेंडेंसी, तो आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज करके कि एक पर्टिकुलर प्रिसाइज इमोशन इस व्यक्ति को सुसाइड के कॉन्सिक्वेंस तक लेके जा रहा है। तो उसके पहले की कहानी जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा बोलेंगे कि भाई सुसाइड की टेंडेंसी है उसको आराम-मेट दे दो, तो वो होम्योपैथी नहीं है। ये बहुत फैक्चुअल बात है, आप प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए कि होम्योपैथी में डायग्नोसिस से दवा नहीं दी जाती है, एक पर्टिकुलर इमोशन पर दवा नहीं दी जाती है। तो जब इस बंदे के अंदर शुरुआत से ही टेंडेंसी है किस चीज़ की, अपना दोष निकालने की, अपनी कमियां निकालने की, तो धीरे धीरे करके अब इसको सोने के साथ में जोड़ते हैं। सोने को क्या बोलते हैं? सोने जैसा खरा। तो सोना इस गुणवत्ता की चीज़ है इतना कि उसको एक क्या कहते हैं उसको, एक पॉइंट उससे कंपेयर करी जाती है चीज़ें। सोने को चांदी से कंपेयर किया जाता है, सोने को पीतल से किया जाता है। शुद्धता के बारे में बात किसकी होती है? सिर्फ सोने की होती है। स्टील को देखा है कि भैया कितना % स्टील है, देखे हो? तो अगर ऐसे शुद्ध आदमी के ऊपर दाग लगेगा, थोड़ा भी उसमें ये होगा इम्प्योरिटी होगी, तो वो सोने की वैल्यू खाट से नीचे आएगी। ठीक है ना? तो ऐसा ही ऐसे आदमी के साथ में जो आराम-मेट होता है उसके साथ में होता है। थोड़ा सा भी उसके ऊपर लांछन लगा या उसको खुद को लगा कि यार मुझसे गलती हुई है, तो अपने आप को इतनी गालियां देता है, कंटेम्प्ट अपना इतना ज़्यादा करता है, घृणा अपने से इतनी ज़्यादा करता है, कोसता है, अपने आप को कोसता रहता है। अभी कुछ केसेस में जैसे हम लोग बताएंगे, इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड करके रूब्रिक है, जो आलोक ने बोला कि दाग लग जाता है ना, ऑनर चाहिए इसको। मतलब ये अपने आप को
मतलब ऐसे रखता है कि समाज में जैसे कार्सिनोसिन प्रेज चाहता है, तारीफ चाहता है ना, वैसे ये ना अपने आप पर कोई दाग धब्बा लगने नहीं देता, इतना जिम्मेदार होता है। और इसके स्टैंडर्ड्स इतने हाई होते हैं कि कहावत में बोलते हैं कि या तो आन हो नहीं तो जान हो। नाइस तेरी। जान गई चलेगा, आन नहीं जाना नहीं जाना ऑनर चाहिए, नहीं ऑनर जाना ऑनर और डिग्निटी में फर्क होता है। डायलॉग बहुत मार लिया, केसेस बताओ। केसेस तो मेरे पास में एक केस आया था, ही वॉज अ बॉडी बिल्डर ओके। दिखने में, तो जैसे एंटर किया तो मैंने शरीर उसका देखा तो मैं थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही वो घुसा अंदर उसने जिस तरीके से मुझे ग्रीट किया, जैसा अभी कृष्ण ने बताया था ना कि जैसे एंट्री करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, तो इतना बड़ा ह्यूज आदमी जैसे इतने मीठे शब्दों में, इतने रेस्पेक्टफुल वर्ड्स में, पोलाइट वर्ड्स में उसने जैसे गुड मॉर्निंग बोला, मैं अंदर से शांत हो गया, आई गॉट कंफर्टेबल। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये इसलिए बता रहे हैं कि क्लिनिक में ऐसी चीज़ें होती हैं। प्लेटिना आएगा तो आपको लगेगा कि यार मैं मक्खी के माफिक हो गया हूँ, अब वो डायनासोर के माफिक है। तो ये सारी चीज़ें फील होती। तो आकर के बैठा और उसने बताना चालू करी अपनी कहानी। उसको ज़बरदस्त माइग्रेन है, उसको बोन में पेन्स होते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है, मस्कुलर पेन्स हैं, कई सारी कंप्लेंट्स थी। तो उसकी कहानी ऐसे चालू होती है कि उसके कनेक्ट्स थे बहुत सारे। एक्चुअली ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटी, बहुत हाई फाई बंदा है वो। तो वो बॉडीगार्ड है एक बहुत बड़े मिनिस्टर का। ओके। ठीक है। और इन लोग की ट्रेनिंग होती है ना, बॉडीगार्ड ऐसे तो नहीं बन जाते। तो उसका पुलिस में भी कनेक्ट था। तो ये बंदा क्या हुआ, इसके साथ में गड़बड़ क्या हुई कि इसने एक पुलिस के हाई ऑफिसर, हाई रैंक ऑफिसर की डील एक मिनिस्टर से करवाई उसके ट्रांसफ़र के लिए। ओके। ठीक है। उसने बोला कि सर आप दोनों लोग देख लीजिए, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो आपस में पैसे का भी लेन देन हुआ। ठीक है। तो जो पुलिस हाई रैंक ऑफिसर था उसने काफ़ी कुछ पैसा दिया ट्रांसफ़र के लिए कि भाई मुझे इस एरिया का ट्रांसफ़र चाहिए। और डील इसके थ्रू हुई क्योंकि इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। डील नहीं हुई, मतलब इसने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि भाई आप दोनों लोग देख लो। तो क्या हुआ, मिनिस्टर ने 75% पैसे ले लिए और फिर सरकार गिर गई। ठीक है। तो जब सरकार गिर गई तो वो पैसे भी गए और जो उसने ट्रांसफ़र का जो प्रॉमिस किया था वो भी गया। तो अब इस पुलिस वाले ने इसको कॉल किया कि भाई उससे मेरी बात तो करवाओ। अब वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे मिनिस्टर साहब, पैसे भी गए और कुछ वो काम भी नहीं हुआ। तो इसकी प्रॉब्लम चालू हो गई। इसकी प्रॉब्लम क्या चालू हो गई, इसको ये लगा कि सर मेरी वजह से डील गड़बड़ हो गई। मैंने कहा भाई तुम्हारी किस वजह से डील गड़बड़ हो? मुझे सरकार तुमने थोड़ी गिराई। सरकार ना तुमने गिराई और तुमने तो सिर्फ इमीडिएशन का काम किया कि भाई तुम्हें तो उसका परसेंटेज भी नहीं मिलना था, कुछ नहीं मिलना था, तो तुम काहे को गुस्सा, तुम अपने ऊपर काहे को खार खाए बैठे हो? नहीं सर अगर मैं अच्छा कर सकता था। मैंने कहा कैसे अच्छा कर सकते थे? नहीं सर मुझे और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस डील को दोनों को कम्युनिकेट कर करके मुझे रखना चाहिए था जिससे कि ये पुलिस वाले सर का लॉस ना होता। और यही चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती है। दूसरी चीज़ उसने बताई कि क्या हुआ कि सर ऐसा है कि जिस तरीके से मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उस तरीके से मैं कमा नहीं पाया, ऐसा मेरी वाइफ बोलती है। तो जब भी मैं घर जाता हूँ तो सर मेरी वाइफ थोड़ा मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, बोलती है देखो आ गए तुम, मिनिस्टर से पहचान है तुम्हारी, पुलिस वालों से पहचान है, क्या तुम्हारी वैल्यू है, फालतू के हो तुम, दो कौड़ी के हो, घर पे कुछ लाते नहीं, कितना नंबर दो का वो लोग कमाते, तुम कुछ भी नहीं कमाते हो। तो सर जब मैं सुनता हूँ ना सर मैं टूट जाता हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। तो अब ये सारी चीज़ें सुन करके और जिस तरीके से उसने बात करी थी मुझे फील हो गया कि और अब मैं हो सकता है। तो मैंने फिर हवा में तीर मारा, मैं कभी आपको सुसाइड के, अरे सर सुसाइड का मत पूछिए। मैंने कहा क्या हुआ? सर मैं अपनी पिस्टल ऑफिस में छोड़ के आता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोला सर क्योंकि घर पे पिस्टल में देखता हूँ ना तो जैसे वाइफ बोलती है ना कि तो मेरा मन करता है, जब वाइफ मुझे कंडेम करती है, जब वाइफ मुझसे इस तरीके की बातें करती है, मेरा मन करता है तुरंत उठाऊँ ठोक लूँ अपने आप को। सो इट वॉज गेटिंग सो सेंसिटिव। उससे बात करते करते उसकी आंखों में पानी था लेकिन वो आने नहीं दे रहा था, आंखों में पानी था और वो अपने में ही यू कुड सी हिमसेल्फ, सर मेरा मन करता है कि मैं अपने आप को ठोक, अपने आप से बात कर रहा था। ही वॉज इन टू द सीन, ही वॉज इन टू दैट पिक्चर, ही वॉज इन टू दैट मेलंकोली, दुख में था इतना ज़्यादा, प्रोफाउंड मेलंकोली। तो फिर मैंने अपने आप को संभाला, मैंने कहा देखो भाई ज़िंदगी में कभी भी इस तरीके के ख्याल आए, याद रखना होम्योपैथी तुम्हारी हेल्प कर सकती है और उसका मैजिक तुम अभी देखोगे। बोला ओके सर। तो मैंने उसको क्लिनिक में ही दवा दिया टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि आगे चल के कुछ बेवकूफ़ी ना करे, उसका फेथ अभी होम्योपैथी में जागृत हो जाए। तो उसको दवा दिया एंड विद इन हाफ एन आवर वो जब फॉलोअप के लिए आया क्लिनिक में, चैम्बर में बिठा करके वेटिंग एरिया में, जब वो अंदर घुसा बोला सर
आपने जो मुझे दिया है ना, कुछ हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे विचार थे बिल्कुल रुक से गए हैं, और ये सब बॉडी का पेन 50% बेटर है, और मुझे वाले जो एक बड़ी उदासी थी, बिल्कुल जो प्रेशर कर रही थी सर, वो अभी नहीं, मुझे काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। सही है। तो मैंने फिर उसको रिमाइंड किया, याद रखना, भूलना नहीं कि जब भी ऐसे विचार आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में, क्योंकि फिर मैंने उसको थोड़ी होम्योपैथी का एजुकेशन दिया कि होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है, और किस रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिप्रोचिंग वन सेल्फ, कंडेमिंग एंड कंटेंचुअस ऑफ हिमसेल्फ के, ये सारी चीज़ें मैंने उसको ऑरोमेट की बताई, जिससे वो समझा। उसने बोला ओके सर, आगे मुझे कभी भी दिक्कत होगी मैं आपको कॉल करूँगा। सो दैट वाज ऑरोमेट। सही ये चीज़ देखो कि ये ऑरोमेट ना अपने आप को ख़त्म करता है, अपने आप को ख़त्म करता है, जिसको दूसरी सो कॉल्ड साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं इसको ऑटो इम्यून। मतलब क्या है ना, अपना इम्यून सिस्टम अपने अगेंस्ट काम करता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां दिखती है ना ये लोगों में, ऑरोमेट जैसे लोगों में, कहीं और भी रेमेडीज है लेकिन ऑरोमेट के लोगों में, कि ना सारे जांच करते ना, जांच में कुछ आता नहीं है, डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं चलता कि इसको हुआ क्या है, क्योंकि जांच में तो कुछ नहीं आ रहा है, रीज़न क्या आ रहा है नहीं पता है ना, क्योंकि मॉडर्न साइंस को इतना ही पता है कि इन्फेक्शियस चीज़ें अगर नहीं है तो फिर ऑटो इम्यून, मतलब आपकी इम्यूनिटी आपको मारती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है मॉडर्न साइंस को, लेकिन है ना हमें उसके आगे बढ़ना है कि ये बंदा ऑटो इम्यून क्या होता है ना, ये ऑटो, आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट क्यों काम करती है, क्योंकि ये जो खुद को कंटेम्प्ट करता है, खुद को कोसता है, खुद की सिस्टम को डिसइंटीग्रेट करना चालू कर देता है। अगर देखो आपके थॉट के हिसाब से आपकी लाइफ, आपके इर्द गिर्द सारी चीज़ें मूव करती है। आप अगर कल कुछ करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आपकी बॉडी, आपकी लाइफ, आपकी एनर्जीज उस तरीके से फॉर्म होती है। आप कल कुछ नहीं करना चाहते हो, आपकी विल नहीं है, आपको सपने नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपकी बॉडी क्यों रहेगी? आपकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होते जाएगी। ये चीज़ हमारे जो कल्चर में पुरातन टाइम से सबको पता थी, इसीलिए तो गोल्ड का यूज़ हर चीज़ में करते थे, हर पूजा में, हर चीज़ में गोल्ड होता है ना, गोल्ड क्यों देते थे? सोचो आप क्यों। इसका ये भी रीज़न है कि पुराने टाइम पे ऐसे लोग, आप इमेजिन करो, ऐसे लोग क्या अभी कितने मिलते हैं? अभी कम मिलते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे बहुत मिलते थे लोग। लेकिन फिर भी कुछ लोग मिलेंगे, क्योंकि मिलेंगे, ऐसे लोग खत्म हो गए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। नहीं, अभी भी मिलेंगे, लेकिन पुराने टाइम पे ये लोग इतने ज़्यादा हुआ करते थे, और शायद उसी का रीज़न था कि गोल्ड का बहुत यूज़ होता था, ताकि क्या होता है ना, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, मतलब अगर गोल्ड के लक्षण किसी इंसान में आ रहे हैं जो अपने आप को नष्ट करने के रास्ते पे, कगार पे है, उसने अगर गोल्ड ले लिया, पोटेंटाइज गोल्ड ले लिया, तो ये सारे लक्षण बॉडी में से हट जाते हैं, उसका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। क्रूड फॉर्म में गोल्ड लेंगे तो सारे सिफिलिटिक अफेक्शन, सारी ये कैरीज ऑफ बोन डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी क्रूड फॉर्म में। लेकिन जब पोटेंटाइज्ड फॉर्म में वेल सेलेक्टेड रेमेडी, जो हम लोगों ने अभी सिम्टम्स डिस्कस किए, मानसिक लक्षण, उस पर दी जाएगी, तब वो होम्योपैथिक की फिलॉसफी पर आधारित है और वो उसको क्योर कर देगी। इंडिया को पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था। सोने की चिड़िया सिर्फ इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि यहाँ पे दूध और चीज़ों की नदियाँ बहती थी, बोलते थे ना। ये तो सिर्फ एक दिखने वाला रीज़न है, उसके पीछे वैल्यूज़ हैं, उसके पीछे वेद का नॉलेज है, उसके पीछे स्पिरिचुअलिटी है, उसके पीछे ईमानदारी है, उसके पीछे ऑनेस्टी है। तो ये जो वैल्यूज़ है, इसलिए सोने की चिड़िया बोला जाता था। और इसीलिए ऑरोमेट सोने की चिड़िया होता है, इसलिए कि भाई कुछ भी हो जाए, ऑनर नहीं जाना चाहिए। अब इसी केस में एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने फिर कहा ऑरोमेट और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, तो मैंने उससे कहा कि ये जो घटना, उससे तुम्हें क्या नुकसान हुआ? तो बोला सर सोसाइटी में नाम तो ख़राब हुआ ना। तो बोला कि सर हमारे गांव में, अब उसने चालू किया बताना, देखो ऑनर किस तरीके से उसकी रग रग में भरा हुआ है। सर हमारे गांव में हमारे पिताजी ने पूरी सोसाइटी के लिए स्कूल खोले, अनाथालय खोले, हॉस्पिटल्स खोले। गांव में हमारे पापा जी का नाम है, और हमारा शहर में इतना भी देखो, अगर ये डील ही गड़बड़ हो गई, मैं उतना भी नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई 2 लोग का भला कर सकूँ, उसको पैसा मिल जाए और इसको इसकी पोजीशन मिल जाए, जगह मिल जाए। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सर, इस चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की खुजली है ना, ये इसको डुबा देती है। ये फैंटास्टिक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की खुजली। तो जब आप किसी भी पर्टिकुलर इमोशन में बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं, उसमें एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं,
तो आपके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती हैं, उन इमोशंस को मॉडरेट कर देती हैं, बैलेंस लाती है, बैलेंस में ले आती है। तो आपको सेंस हो जाता है नहीं यार मैं अपने आप को फालतू में इतना ज़्यादा कोस रहा हूँ, इतना कोसने का कोई मतलब नहीं है। फिर जो वाइफ जो बोलेगी उसका भी उतना ज़्यादा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, जैसे इस केस में हुआ था। बाद में उसको ठीक है सर वो बोलती है ना, फिर उससे क्या हुआ, जब ये बंदा अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो खुजली था वो कम हुआ, तो क्या हुआ कि जब इस बंदे की सेंसिटिविटी अच्छी हुई तो उसकी वाइफ ने भी उसको बोलना कम कर दिया, क्योंकि हम इन्वायरमेंट से चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। आप जिस चीज़ के लिए सेंसिटिव हो, इन्वायरमेंट से वही मैसेज आप में आके फंसेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन होम्योपैथी अबाउट ससेप्टिबिलिटी। अभी सेकंड केस हो जाए। मेरा केस मैंने फ़ोन पे लिया था, आई थिंक नॉर्थ इंडिया से था बंदा। उसका हुआ यूँ कि उसको हेयर फॉल और हेडेक, माइग्रेन, ये 2 दिक्कतें थी। ऑफ कोर्स सामने हो तो थोड़ा सा वाइब आता है, थोड़ा सा ये आता है। एंड मेरा जो नेचर है कि मैं भले बुढ़ा हो, बड़े बच्चा हो, औरत हो, माताजी हो, बहन जी हो, जो भी हो, मैं हमेशा मुझे थोड़ा लाइट होना, थोड़ा मजाक होना, मैं थोड़ा सा कुछ ये कर देता हूँ, थोड़ी सी जोक मार देता हूँ और वो सामने से रिस्पॉन्ड करता है। उससे पता चलता है कि भैया ये भी मजाकिया है या नहीं। वैसे रेसिप्रोकेशन मिलता है। हाँ, वैसे रेसिप्रोकेशन मिलता है। अभी मैं इससे चालू हो गया, बोला सर दर्द में, बोला भाई कौन सर दर्द दे रहा तुम्हें, क्या वगैरह चालू हो गया। तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें बताई उसने। अभी सबका मैं सारांश बताता हूँ कि शादी हुई है, बीवी है, बच्चा है उनको, और ये कहीं पर जॉब करता है। तो बोलता है कि जॉब में मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब अभी तक मेरे साथ में थे वो लोग प्रोग्रेस कर गए, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बोला ओके, बोला ठीक है यार, होता है कि भैया बाकी लोग। बोले नहीं, वो अभी बच्चा भी छोटा है, उसका भी ये है वो है। फिर बोले पिताजी हार्ट पेशेंट है, ऐसा वैसा। बच्चा छोटा ही था, शादी को अभी कुछ 5-7 साल हुए थे। मतलब कब से है ये सर दर्द? तो बोले शादी हुई उसी दौरान चालू हुआ। बोला शादी हुई, बोला क्या हो गया? तो मैं थोड़ा सा पूछता रहा, नहीं बताया। ये बंदे होते हैं बड़े सिक्रेटिव हैं, जान जाए पर मतलब शान न जाए। शान इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं। मैं बोला भाई मेरे ये देखो, सही से बताओ तो मैं आपको सही से सही कर पाऊंगा, नहीं आप सही से बताओगे तो माफ़ करिए भैया, अब आपका पैसा और मेरा वक्त बर्बाद मत करो, है ना। तो ये ऐसे डायलॉग मारा। तो फिर वो मैं बोला हेयर फॉल है आपको, तो मैंने ही मुंह में उंगली डाल दी। मैंने बोला ब्रेकअप है, क्योंकि शादी हुई। और मैंने कहा कि भैया बीवी तगड़ा में है, तो बोला नहीं बीवी अच्छी है, वो बहुत अच्छी है सर। बोला अरे दिक्कत क्या है? तो बोला सर मेरा अफेयर था। बोला फिर हुआ क्या? तो बोले पिताजी हार्ट पेशेंट। और मैंने पिताजी के सामने रखा कि भैया मुझे इस लड़की से शादी करनी। पिताजी बोले नहीं, अपनी कास्ट के नहीं है, नहीं होगा। तो अगर मैं वैसे करता तो पिताजी ये हो जाते, पिताजी हार्ट पेशेंट है, उनको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उसके साथ गद्दारी करी। और अभी ये जो बीवी आई है, मेरा प्यार तो उसके साथ है। अभी ये इतनी अच्छी औरत है, इसके साथ भी मैं गद्दारी कर। मौला भाई मेरे कितना गिल्ट लेगा, बस कर। मैं इतना गिल्ट कहाँ से आया? इतना गिल्ट मैं बोला कहाँ क्या? अभी उसको भी वो तो सही, मैंने पूछा उसको कि भैया आपकी गर्लफ्रेंड वो उसका, बोला उसकी शादी हो गई वगैरह, अच्छा है, लेकिन अभी भी मैं मेरी बीवी मेरी सेवा करती है। मैं उसके साथ में जब उसके करीब जाता हूँ तो मेरा मन हमेशा मुझे खाता है कि ये मेरा पहला प्यार नहीं है, कि मैं इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। ये कितनी अभी होता यूँ है कि इसीलिए ये सब कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करता है, बीवी को हेल्प करने की कोशिश करता है, बच्चे को स्कूल छोड़ने की कोशिश करता है, पापा को हॉस्पिटल ले जाना है, ये ले जाना है। फिर ऑफिस में से गाली पड़ती है कि अरे यार तुम कहाँ हो, 3 दिन आए नहीं। इसको सब कुछ करना है। तो बोलता सब इसका, ये समझ लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आलोक ने बता दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपको बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको बीवी की भी लेनी है, पापा की भी लेनी है, और जॉब की भी लेनी है। सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इस वजह से एक छोटा रूब्रिक याद रखिए, बिजनेसमैन वोर्न आउट, बिजनेसमैन सूटेड टू। यहाँ पर काहे वोर्न आउट हो जाएगा
क्योंकि सारी जिम्मेदारियां मेरी है। भाई मेरे कितने टुकड़ों में बटेगा तू और कहाँ कहाँ पूरा करेगा तू, इसलिए और मिट वोर्न आउट हो जाए, थक जाता है, कर करके थक जाता अब है। ये दूसरों सारी के लिए। चीज़ें कैसे जुड़ती हैं, देखिए अभी अगर आपको आपका ऑनर प्यारा है, ठीक है, तो ऑनर के पीछे क्या होता है, गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। हाँ। अच्छा बाय द वे जो मैंने अभी केस बताया उसमें उसको अवार्ड भी मिला है। हाँ। मिला ही होगा, क्यों नहीं मिलेगा, ऑरम है। अवार्ड के पात्र लोग होते ही है। हाँ, क्यों होते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारा काम करते हैं, ज़बरदस्त इंडस्ट्रियस होते हैं, मतलब घिस घिस के काम करते हैं। उनके अंडर में जो लोग होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी लेके चलना है। अगर उसने कुछ गलत किया और उसको सीनियर ने फायर किया तो ये बीच में आएगा, नहीं सर मेरी गलती थी, मेरी वजह से ऐसा हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी लेगा। तो ये लोग, और जब आप गुणवत्ता की बात करते हैं, जैसे 3 Nice Men का जो जैसे चैनल है गुणवत्ता है, हाँ। तो उसमें हम लोग पूरी जान डालने की कोशिश करेंगे कि यार इस दवा का जो संदेश है लोग क्लिनिक में प्रिस्क्राइब कर सकें। लेकिन वो लोग ऑरम मेट नहीं बनेंगे अगर आप नहीं प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि आपने शायद वीडियो अच्छे से देखा नहीं होगा। आपके ऊपर नहीं डाल रहा हूँ। तो ये जब गुणवत्ता की बात होती है तब आप मेहनत करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, आपकी प्रायोरिटीज़ बदलेंगी, आप रिस्पॉन्सिबली काम करोगे, आपका कंसेंशियस अंतरात्मा बहुत स्ट्रांग होगा, नहीं ये करना है ये करना, आपके दिमाग में 24 घंटे काम चलेगा। तो औरंगमेट बहुत मेहनती आदमी होता है, लेकिन नक्श भूमिका भी मेहनती होता है, लेकिन नक्श भूमिका के जैसे फास्टिडियसनेस औरंगमेट में नहीं होती कि हर एक चीज़ बिल्कुल प्रिसाइज, ऐसा नहीं गड़बड़ हुआ तो मैं ऐसा नहीं फिर से करता हूँ, फिर से अच्छे से करता हूँ। नक्श भूमिका का वीडियो प्लीज़ देखिएगा आप जाकर के, तो आपको समझ में आएगा कि औरंगमेट और नक्श भूमिका में डिफरेंस क्या है। नक्श भूमिका गुस्सा दिखाता है ज़बरदस्त दूसरों पर, औरंगमेट अपने ऊपर गुस्सा अपने निकालता है। आप पे अंदर ही अंदर गुस्सा। तो जब ये पर्सनालिटी ट्रेट्स आप पढ़ते हैं होम्योपैथी में, तो एक लाइन में दवाओं का डिफरेंस आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो फिजिकल सिम्टम्स ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप दवाओं को मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे इंडिविजुअलाइज नहीं करेंगे तो प्रिस्क्राइब करने में थोड़ा सा असमंजस होता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्टेट रहती है। जैसे यही देखो ना कि मुझे काफ़ी बार औरंगमेट के जब बच्चे आते हैं ना तो कार्सिनोसिन की फील आती है ना हमें। तो फ़र्क क्या होता है, कार्सिनोसिन का बच्चा है ना बहुत सब सही सेम ऐसे ही रहता है, लेकिन वो जब बैठा है सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं ना तो उसके अंदर थोड़े थोड़े लड्डू फूटते रहते हैं, मतलब वो स्माइल आती है और वो भी ऐसे प्राउड फील करके देखता है। हाँ, फिर वो भी कम्युनिकेट करता है, थोड़ा सा बताता है कि हाँ मैंने ना फिर ऐसा किया, फिर ना मुझे ना 3 लैंग्वेजेस भी आती है, आई लर्न दिस न्यू लैंग्वेज लास्ट मंथ और अभी चालू हो गया। लेकिन औरम की जब तारीफ की जाती ना तो वो फिर भी ऐसे रहता है, शांति रहता है। तो उसकी मम्मी पापा ने बोला सर ऐसा नहीं, इसको तारीफ चाहिए, कुछ चाहिए, ये इसको ना सिर्फ ऐसा है कि ये सारी चीज़ें, मतलब हम लोग जब ऑफिस से घर आते हैं ना तो सब कुछ ठीक ठाक, सारी चीज़ें, इनफैक्ट पापा मम्मी को आने के बाद उसको पता है कि मम्मी को ना ये चीज़ चाहिए होती है, पापा को ये चीज़ चाहिए होती है, वो भी रेडी रखता है, मतलब ऐसे। और वो क्रेडिट भी नहीं लेना चाहता है। औरंगमेट ऐसे लोग होते हैं ना वो क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते, क्रेडिट नहीं लेना चाहते, लेकिन कार्सिनोसिन लेना चाहता है क्रेडिट। तो ऐसे सटल डिफरेंस होता है और आपको हमेशा फील आएगी यार क्या बंदा है यार, क्या सोने जैसा बंदा है, ये फील आएगी। और मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि अभी आलोक ने केस बताया, इन्होंने केस बताई, मेरे जो 2 केसेस है जो मैं बताना चाहता था, 2 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो औरंगमेट पार्ट 2 में बताएंगे। उसमें मैं एक और केस बताऊंगा, उसमें जबरदस्त देखो केस होगा। तो ताकि आपको ना क्लैरिटी हो जाए इस रेमेडी में, लेकिन इस बार नहीं बताएंगे क्योंकि थोड़ा डिटेल में बताएंगे। और मैं जैसे बता रहा था कि हाँ आपको ये फीलिंग आती है ना कि क्या बंदा है यार, अरे क्या सोना सर का मानुस है, दोस्त, मतलब ये बहुत बढ़िया दोस्त होता है, बढ़िया दोस्त होता है, बहुत बढ़िया दोस्त। तो ऐसा बंदा अपना दोस्त ऐसा होना चाहिए, ऐसे लगता है ना। तो वैसे ही जिसके ऊपर आप रिलाय कर सको। वैसे ही क्या हुआ ना, पिछले 4 महीने में मेरे पास 4 रेमेडीज ऐसे आई कि जो आने के बाद मुझे लगा यार ऐसे भी लोग होते हैं यार आजकल के ज़माने में, ऐसे लगा मुझे। और ये जो मैं रेमेडी की बात कर रहा हूँ उसमें से 2 केसेस मैं इस वेबिनार में, जो 16 और 17 को वेबिनार है, 16th और 17th ऑफ दिस मंथ, मतलब अभी सिर्फ 1 हफ्ता भी नहीं है बाकी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करो क्योंकि ये जो केस है ना ये मेरा फेवरेट केस बन चुका है। इसका फेवरेट अच्छा रेमेडी है, लेकिन मेरा वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि तो आलोक भी एक रेमेडी प्रेजेंट करने वाला है। औरंगमेट के इतना पास है वो दवा कि आप जब उसको देखो अरे यार ये तो औरंगमेट जैसा लग तुम्हारा भी औरंगमेट के पास है और क्या।
मेरा थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है, ये लोग अच्छे वाले लोग हैं, मेरा जरा थोड़ा नहीं, हट के। मेरा केसेस औरम जैसे ही होते हैं, जैसे सोने में कोई घुन नहीं लग सकता ना। सोने में घुन लगने का मतलब क्या हुआ कि सोना बेकार हो गया। तो उसी तरीके के मेरे केसेस होते हैं, अच्छे वाले होते हैं। तो सेमिनार में प्लीज कम। वेबिनार बेसिकली ऑनलाइन वेबिनार है, ऑनलाइन वेबिनार जिसमें आलोक का जैसे बताया कि केस है सबसे बढ़िया। उसके बाद मेरा केस जो है ना वो केस का डायग्नोसिस नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो हार्ट से रिलेटेड इशू है वो उस दवा का, लेकिन फिर भी वो आराम नहीं है। तो मैं जो रेमेडी ले रहा हूँ वो सो कॉल्ड रेयर रेमेडी है, लेकिन रेयर रेमेडी कैसे हो सकती है? मुझे अभी ये 4 महीने में 4 केसेस मिल चुके हैं। रेयर खत्म। तो उसमें से 2 केसेस मैं दिखाऊंगा। केसेस थोड़े लंबे हैं, इसलिए मैंने यूट्यूब पे हम लोग पहले ही शेयर करेंगे ताकि आपको उस पे ऊपर काम करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए टाइम मिले। ऑलरेडी 550 लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, उनको वो दवा ऑलरेडी पहुंच चुकी है ईमेल पर, तो वो लोग देख करके अपना होमवर्क कर लीजिए पहले से, जिससे कि एक अच्छा डिस्कशन हो। नहीं, क्यों पता है क्या? क्योंकि उस वक्त उतना टाइम मिलता नहीं है। हाँ। सारे क्योंकि मेरे जो दोनों केसेस है ना लिटरली 50-50 मिनट्स के, तो उतना टाइम नहीं मिलेगा। उस वक्त मैं छोटा ही दिखाऊंगा। हमको भी बोलने का थोड़ा वक्त दे देना। हाँ, तो इनको वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए फिर आप लोग पहले ही ये केसेस देख लो, पहले ही देख लो और उसका एनालिसिस एवेल्यूशन रेडी रखो, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये रेमेडीज सीखने को मिलेगी। क्योंकि प्रयास ये रहेगा कि आप अगर देख लेंगे पहले से तो रिवीजन होगा तो दिमाग में फिट हो जाएगी दवा, छप जाएगा। और आपके लिए भी 5-10 मिनट दिया जाएगा रेमेडी के लिए। अभी कुछ बाकी हो तो 2 मिनट है। मेरी केस भी, लेकिन इनसे मैं इनको कॉन्ट्रास्ट दूंगा, ये अच्छे और इसको भैया थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। अच्छा, थोड़ा अपोजिट साइड मैं जरा कॉन्ट्रास्ट दूंगा, तो जरा पिक्चर पर अलग अलग रंग होने अभी चाहिए। होम्योपैथी इतनी कितनी बढ़िया चीज़ है, मैं होम्योपैथी से इतनी अच्छी चीज़ें सीखता हूँ। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मेरा बच्चा कभी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में जा रहा है, हाँ। तो मुझे कहता है अरे क्या कर रहा है फालतू का, करने की जरूरत नहीं, छोड़ो हटाओ। तो आप अगर होम्योपैथी को समझोगे ना, अभी जैसे हम लोगों ने अर्जेंटिनो नाइटिकम के केसेस डिस्कस किए थे, इग्नेशिया के केसेस किए थे, कार्सिनोसिन के किए थे, तो आपको ऐसे पर्सनालिटी फीचर्स जब आप होम्योपैथी पढ़ोगे या देखोगे 3 नाइस मैन का चैनल, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा बच्चा अभी थोड़ा पैथोलॉजी में जा रहा है, तो आप उसको वहीं पर प्रिवेंट कर सकते हो। दैट्स अ ब्यूटी। ये जब बताते हैं ना, ऐसे गुण बताते हैं ना सामने, मेरे सामने कार्सिनोसिन के पेरेंट्स या ऑरममेट के पेरेंट्स बताते हैं ना, बच्चा सर इतना अच्छा है, ऐसा मैं ना ऐसा हाथ रख रहा, बाप रे, हो गया काम तमाम। भैंस पानी में गई भैंस पानी में, क्योंकि अरे आप क्या कर रहे हो? नहीं सर, आप जो बता रहे हो 10-10 घंटे पढ़ाई करता है सर, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 13 साल प्राउड फील करते बताते वक्त। 13 साल का लड़का बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि सर पढ़ाई करो या ना करो, अपने से पढ़ता है। मैंने कहा गलत करता है मतलब ये ऐसा लगता है कि अरे जा रहा है यार, बचपन रहा ही नहीं ना, बच्चा रहा ही नहीं वो। ये तो एडल्ट से भी मतलब बड़े से बड़ा इंसान बन गया ना, वो इतना जिम्मेदार बन गया। तो उसकी बचपन अगर छूट गया तो वो बाकी की चीज़ों के साथ तालमेल नहीं रख पाएगा, वो बीमार गिरेगा ही गिरेगा, बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपके बच्चों को, आपके सारे रिश्तेदारों को ऑरममेट नहीं बनने दो। ठीक है, ये ऑरममेट प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में आता ना, आएगा बिल्कुल, जल्दी बुढ़ा हो जाता प्रीमैच्योर। है। ठीक है, तो चलो वेबिनार के लिए रजिस्टर करो, उसका लिंक दिया गया हुआ है, और 14 के बाद लेट फी होगा, इसलिए प्लीज़ जल्दी करो। दूसरा रीज़न ये भी है, जल्दी रजिस्टर करोगे आप तो आपको केसेस अच्छे से केस स्टडीज देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं वेबिनार में। वेबिनार 3 नाइस मैन के साथ। आरंभ 6 है कि 5 है? 5 आरंभ 5 3 नाइस मैन के साथ। 3 नाइस मैन के साथ। बाय बाय। बाय। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप हम हम और होम्योपैथी। होम्योपैथी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।